हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। राइट, इस क्लास में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और ये कैसे वेरी करती है और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत बार इनडायरेक्ट रूप में यूज होता है इसका। राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग क्या होता है। और अगर आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो पहले, तब जाके आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी इजीली समझ में आ जाएगी। राइट, तो देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिक मीनिंग होता है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जिसे हम बेसिसिटी बोलते हैं। पावर ऑफ बेसिक मतलब बेस, कि जितना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग होता है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। राइट, तो ये होती है। अब देखो, एक और चीज जो हमने पढ़ी है बहुत टाइम से, एक आप लोगों ने पढ़ी है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और एक होती है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जितने भी बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेस। राइट, ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? हम ये कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में? क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जब हमें बेसिसिटी पूछी जाए तो हम उसका ऑर्डर कैसे निकालें, या बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो हम ऑर्डर कैसे निकालें, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम कैसे निकालें। राइट, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में मेन डिफरेंस होता है पहला कि बेसिसिटी को हम तब यूज करते हैं, बेसिसिटी को हम तब यूज करते हैं जब एटम जो होता है अपने लोन पेयर जो होता है, अपने लोन पेयर H+ को डोनेट करता है। ठीक है, व्हेन एटम डोनेट लोन पेयर को H+। ठीक है, जब एटम अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट करे तब हम क्या टर्म यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और अगर H+ के अलावा अदर देन H+, अगर हम कोई एटम अपने लोन पेयर डोनेट करता है H+ के अलावा अगर किसी दूसरे स्पीसीज को अपने लोन पेयर डोनेट करता है तब हम इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करेंगे। राइट, सेकंड पॉइंट, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो KCP प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? KCP प्रोडक्ट। अब KCP प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? KCP प्रोडक्ट का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोफाइल बी लोन पेयर डोनेट करेगा, बेस भी क्या करेंगे? लोन पेयर डोनेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेस क्या होता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल्स भी क्या होता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। मतलब कि जो जितना जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो इतना ही न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा। राइट, तो इसमें काइनेटिकल कंट्रोल प्रोसेस होता है। जबकि अगर हम बात करें बेसिसिटी की या फिर बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब भी मतलब न्यूक्लियोफाइल जब अपने इलेक्ट्रॉन जब अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वो बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होता है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये KCP प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो जितना जल्दी लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। मतलब इसमें बॉन्ड की स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब भी बीज जो होता है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड क्या होगा? भाई H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगी। बेस में हम क्या बोलते हैं कि लोन पेयर जो होगा वो H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। राइट, तो ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। तो इसमें स्टेबिलिटी जो होती है बॉन्ड की ज्यादा होती है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड वो क्या होती है? कम होती है। यानी यहाँ पे अनस्टेबल बॉन्ड बनता है कंपैरेटिव टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन यहाँ पे लेस स्टेबल बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा होती है। राइट, तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसको कॉपी करो, फिर हम आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की किन किन फैक्टर्स पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो अफेक्ट करती है। राइट, आप उसको कॉपी करो।
स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है, राइट। तो इसमें सबसे पहला आता है साइज। ठीक, अब ये जो साइज होता है ये दो तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल साइज, जो स्पीशीज का इंडिविजुअल साइज होता है, दूसरा जो ओवरऑल सॉल्यूशन के बाद का जो साइज होता है वो, ठीक है, तो उसकी बात कर सकते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक फैक्टर को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास में है CH3CH2O, राइट, माइनस एक है आपके पास में CH3CH, फिर ये CH3, फिर यहाँ पे O माइनस, राइट, फिर आपके पास में ये CH3 CCH3, फिर ये CH3 और O माइनस। आपको क्या करना है, आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या करना है, ऑर्डर बताएंगे। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो क्या करेगी, देखो जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, लाइक लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, किसी अदर स्पीसीज को डोनेट करेगा, वो बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CH3 है, यहाँ पे CH3 के बड़े मॉलिक्यूल्स होने के कारण, यानी मतलब यहाँ पे साइज ज्यादा होने के कारण, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण, इस ऑक्सीजन को ये तीनों CH3 क्या करेंगे, घेर के रखेंगे, ठीक है, कवर करके रखेंगे, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कंपैरेटिव टू इस कंपाउंड में, ठीक है। इस कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर कम है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, जिस कारण से ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर जो होगा वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा एक की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को डोनेट करेगा, फिर आएगा B, फिर आएगा C। तो ये ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, मतलब जिसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो इसका उल्टा आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, H+ अटैक करता है, ठीक है, H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा तो H+ बहुत छोटा साइज का होता है, छोटे साइज के होने के कारण वो यहाँ पर कहीं से भी वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ इजीली अटैक कर जाएगा, फिर यहाँ, तो ये ऑर्डर इसका उल्टा आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। तो ये आप रिलेशन जो है वो याद रखोगे, राइट। तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है जो कि इफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो वो अपने लोन पेयर को डोनेट इजीली नहीं कर पाएगा, अगर डोनेट इजीली नहीं कर पाएगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब कम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक मतलब ये भी होता है कि जो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज अपने लोन पेयर को जब इजीली फ्रीली वो डोनेट कर पाती है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और अगर वो फ्रीली नहीं कर पाती है, इजीली डोनेट नहीं कर पाती है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। आप इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर है सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पोलर सॉल्वेंट एंड द सेकंड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम बात करें कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, वैसे तो पोलर सॉल्वेंट हम पूरा अब वीडियो में देखेंगे आगे, बट अभी जो बेसिक मीनिंग है वो हम बात करते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका वैल्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू होती है। जबकि नॉन पोलर के अंदर जो डाइपोल मोमेंट यानी म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, इसका म्यू जीरो नहीं होता है, इसका म्यू जीरो होता है, ठीक। अब पोलर सॉल्वेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पोलर सॉल्वेंट आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोटिक एंड अनदर इज एप्रोटिक, ठीक। अब देखो प्रोटिक का मींस क्या होता है, प्रोटिक का मींस होता है जिसमें एसिडिक H+ हो, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक H+ हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं।
एसिडिक H, ठीक है। एसिडिक H जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका H2 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, या फिर आपका हो गया ROH हो गया, ठीक है, फॉर्मेस्टिक, ठीक है, ये एसिड ग्रुप हो गया। इस तरीके से इन सब के पास में क्या है, इन सब के पास में एसिडिक H+ प्रेजेंट है, तो इसको हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट में। ये प्रोटिक सॉल्वेंट में वो आएंगे जिसके पास में पोल्स तो हैं, मतलब पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होगा जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड नहीं हो, राइट। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो पोलर सॉल्वेंट तो है बट एप्रोटिक है, मतलब उसमें H+ नहीं आएगा, एसिडिक H+ नहीं है, ठीक है। ये हम लिखेंगे एसिडिक H एब्सेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर हम बात करें DMSO आ गया, ठीक है, DMF आ गया, इस तरीके से इनके पास में क्या है, इनके पास में एसिडिक H+ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के पास में पोलर बॉन्ड्स तो हैं बट इनके पास में एसिडिक H नहीं है, जिसके कारण इनको किस कैटेगरी में रखा गया, एप्रोटिक कैटेगरी के अंदर रखा गया, ठीक है। तो जो देखो, अब अगर हम बात करें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है तो आपको इन जनरल हमेशा क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है जब भी कोई सॉल्यूशन के बारे में बताया नहीं जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन सॉल्वेंट दे रखा है तो बात अलग है, बट जनरली आपको क्या मान के चलना है कि जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, देखो सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या है, H2 मतलब वाटर है, और वाटर कौन सा है, वाटर कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन जो क्या करेगा, हाइड्रोजन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। H बॉन्डिंग के साथ क्या कर लेगा, इसको घेर लेगा, ठीक है। H बॉन्डिंग के कारण इसको क्या कर लेगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस H बॉन्डिंग को तोड़ करके अटैक नहीं कर पाएगा। इस कारण इस न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, H बॉन्डिंग बना लेते हैं, H बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, Br- एंड ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इनमें आपसे पूछा जाए बेसिक न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, और आपके पास में सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, I- सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा Br-, फिर आएगा Cl-, फिर आएगा F-, ठीक है। अब ऐसा ऑर्डर क्यों आएगा, ऐसा ऑर्डर इसलिए आएगा कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल का जब साइज छोटा होगा तो क्या होगा, आसानी से ये क्या होगा, सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। इसका सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूशन ज्यादा मतलब सॉल्यूशन का मतलब इसमें H बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी, जो वाटर होगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो इसके साथ H बॉन्डिंग बनाएंगे, इसको घेरेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन ज्यादा करेंगे। सॉल्यूशन ज्यादा करेंगे इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पूरा लिखना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, साइज कम है, सॉल्यूशन ज्यादा जल्दी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण I- जो होगा उसके कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, राइट। ओके, आप इसको कॉपी करो, फिर एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप इजीली ये पता कर सकते हो कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो दो एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप इजीली ये पता कर सकते हो कि कैसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करते हैं, उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं,
ठीक है। फैक्टर्स दो ही होते हैं, एक होता है साइज का फैक्टर अप्लाई करता है, दूसरा सॉल्वेंट का फैक्टर अप्लाई करता है। और सॉल्वेंट का फैक्टर तभी अप्लाई करेगा जब साइज में डिफरेंस आ रहा होता है। अगर साइज में डिफरेंस नहीं आएगा तो सॉल्वेंट का फैक्टर अप्लाई नहीं होगा, राइट। भाई साइज में डिफरेंस ही नहीं है तो सॉल्यूशन तो सबका सेम होगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल हमारे पास में है NH3, फिर हमारे पास में है PH3, फिर हमारे पास में है ASH। इसमें आपको बताना है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है कि कैसे वेरी करेगा और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक। तो देखो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यही रहेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ASH3 की होगी। अगर हम लिखें न्यूक्लियोफिलिसिटी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ASH3 की ज्यादा होगी, फिर आएगा PH3, फिर आएगा NH3। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। इंडिविजुअल साइजेस का ES का इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो डोनेटिंग लोन पेयर्स होंगे, जो लोन पेयर्स होंगे वो और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, राइट। जबकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, इजीली लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर हम बात करें तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर आता है, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर ये आता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा, यानी NH3 का सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर ASH3, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, H+ अटैक करता है, ठीक है। और H+ वहीं अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होते हैं वहां पर H+ ज्यादा अटैक करता है। तो देखो NH3 का साइज छोटा है, ठीक है। NH3 का साइज यानी नाइट्रोजन का साइज क्या है, कम है, नाइट्रोजन का साइज कम होगा तो यहाँ पे लोन पेयर क्लाउड जो होगा या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ही जगह होंगे, मतलब छोटा साइज है तो इजीली क्या करेगा, वहीं मिल जाएगा। नहीं तो बड़ा साइज होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें लोन पेयर को देखना पड़ेगा ना उसकी पोजीशन। जबकि यहाँ छोटा साइज है तो क्या होगा, H+ इजीली लोन पेयर क्लाउड पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इसके कारण वो इजीली अटैक कर जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो NH3 की ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिव टू ASH3, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास में ये CH3 माइनस, NH2 माइनस, ठीक है, OH माइनस और आपके पास में F माइनस, इनमें आपको बतानी है बेसिक स्ट्रेंथ और आपको बतानी है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखो क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें थोड़ी सी पीरियडिक टेबल की, तो देखो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी इनका पीरियड क्या है, सेम है। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइज जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर पोलर प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी हो, सॉल्वेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन सबका सेम होना है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि साइज सबका ऑलमोस्ट सेम। तो देखो अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कौन अपनी मर्जी से ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो देखो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन जो है वो क्या है, इसकी EN क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कोई भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, मतलब ज्यादा स्टेबल एटम होता है, ठीक है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, राइट। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, तो क्या आएगा, CH3 माइनस, फिर आएगा NH2 माइनस, फिर आएगा आपका OH माइनस, फिर आएगा F माइनस, क्लियर। और सेम ऐसा कैसा क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा CH3 माइनस, फिर आपका आ जाएगा NH2 माइनस, फिर आएगा OH माइनस, फिर आएगा F माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजीली क्या करेगा, H+ जो होगा वो अटैक कर जाएगा, इजीली अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम वही है,
कि नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा स्टेबल है तो ये H+ को नहीं अटैक करने देगा, ये कम स्टेबल है तो H+ इजीली अटैक कर जाएगा इस पे, ठीक है। H+ तभी अटैक करता है जब जो स्पीशीज होती है वो कम स्टेबल हो, अनस्टेबल है ना, तभी अटैक करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हो, अलोंग द पीरियड अगर आप पीरियड की बात करते हो, अलोंग द पीरियड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर सेम, ठीक है। अगर हम पीरियड के बारे में बात करते हैं, अगर पीरियड है आपको दिया हुआ तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वो सेम रहेगा। जैसे देखिए ये सेम पीरियड के हैं तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दोनों सेम आए। और अगर हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप तो ऑर्डर विल बी ऑपोजिट, तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो जब आप पीरियड की बात करते हो तो पीरियड में हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो सेम आएगा। और अगर हम बात करें ग्रुप के बारे में तो ग्रुप में जब आप जाओगे अप टू डाउन तो जो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो दोनों का अपोजिट आएगा। जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा उसका जस्ट अपोजिट किसका आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कोई इफेक्ट करते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।